हेलो एवरीवन। करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। पिछले एक सप्ताह के दौरान जो घटनाएं घटित हुई हैं उन घटनाओं को हम एक बार जल्दी से रिकैप करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहली घटना आपके सामने है। पहले जो न्यूज है IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। अब इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन न्यूज में क्यों है? तो नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत आने वाला एक देश है, बड़ा महत्वपूर्ण देश है कनाडा। कनाडा ने एक मांग की है, और मांग क्या की है कि उसे डायलॉग पार्टनर का दर्जा दिया जाए, डायलॉग पार्टनर बनाया जाए। किसमें? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के अंतर्गत उसे एक डायलॉग पार्टनर का दर्जा दिया जाए। ये तो एक न्यूज हो गई किससे संबंधित? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन से संबंधित। अब जरा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की कहानी को हम समझने का प्रयास करें तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की संकल्पना को नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के एक बड़े ही प्रतिष्ठित नेता रहे हैं नेल्सन मंडेला के द्वारा 1995 में एक संकल्पना रखी गई थी कि क्यों ना इंडियन ओशन से बाउंड्री शेयर करने वाले जो कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज को अपना एक संगठन निर्मित करना चाहिए। और उसी को ध्यान में रखते हुए 1997 में औपचारिक तौर से इंडियन ओशन से बाउंड्री शेयर करने वाले कंट्रीज के द्वारा, कब? 1997 में इंडियन ओशन से बाउंड्री शेयर करने वाले देशों के द्वारा एक संगठन को जन्म दिया गया। अंतर सरकारी तौर पर, इंटर गवर्नमेंटल तौर पर संगठन को जन्म दिया गया, और उसी संगठन का नाम क्या पड़ जाता है? उसी संगठन का नाम पड़ जाता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जो सामान्यतः है किससे संबंधित है? जो सामान्यतः है हिंद महासागर की जो बाउंड्री है उससे शेयर करने वाले देशों का अपना एक समूह है। जरा इसके बारे में और जानने का प्रयास करें तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन को अगर हम ध्यान से देखें तो स्थापना कब हो रही है आपकी? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? जिसकी स्थापना हुई 1997 में। स्टार्टिंग में इसमें केवल वही देश शामिल थे जो इंडियन ओशन से क्या शेयर करते थे? अपनी बाउंड्री शेयर करते थे। एंड प्रेजेंट में सिर्फ इंडियन ओशन से बाउंड्री शेयर करने वाली कंट्रीज नहीं बल्कि अन्य देशों को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत अब वर्तमान में कुल सदस्य देशों की संख्या की अगर बात करें तो इसमें सदस्य देशों की संख्या हो चुकी है कितनी? 23। इसके साथ साथ जो इसके मेंबर तो नहीं है बट इसकी बैठक में डायलॉग पार्टनर के रूप में यानी भागीदारी पार्टिसिपेट करते हैं, अपने प्रेजेंस को, उपस्थिति को दर्ज कराते हैं, उन देशों की संख्या कितनी है? तो उन देशों की संख्या कितनी है? 12। यह IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, किस प्रकार का संगठन है? अंतर सरकारी संगठन है, जिसका अपना खुद का एक सेक्रेटरियाट है, खुद का अपना एक सेक्रेटरियाट है, अर्थात सचिवालय है, जो किस देश में स्थित है? मॉरिशस में है। और इसकी जो चेयरमैनशिप है, अध्यक्षता है, वो हर 2 साल पर चेंज होती है, और हर 2 साल पर चेंज होती है। तो वर्तमान में यानी 2025 से 27 के बीच में इसकी जो चेयरमैनशिप है वो किसको दी गई है? भारत को प्रदान की गई। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। भारत के संदर्भ में आपसे आगे आने वाले कोई भी एग्जाम, चाहे यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, स्टेट पीसीएस के अंतर्गत यूपी पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, इन सभी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि IORA की मेंबरशिप, सॉरी चेयरमैनशिप किसको दी गई है? तो चेयरमैनशिप 2 सालों के लिए किसको दी गई है? भारत को प्रदान की गई है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता जो 18वीं समिट भारत में हो रही है, इसकी अध्यक्षता किसको सौंपी गई है? जरा और इसके बारे में जानने का प्रयास करें तो IORA के अंतर्गत जो भी बात होती है उस बात के संदर्भ में हम देखने का अगर प्रयास करें तो जो बैठक होती है, जो डिसीजंस होते हैं, उस डिसीजन को फाइनलाइज करने के लिए एक परिषद बनाई गई, एक काउंसिल बनाई गई है। और वह काउंसिल क्या है? वह काउंसिल विदेश मंत्रियों की अपनी एक परिषद होती है, जो इस संगठन के अंतर्गत जो भी बातें होती हैं उन बातों पर एक डिसीजन मेकिंग का काम करती है। अब जरा IORA पर हम ये जानने का प्रयास करें कि ये किन किन पिलर्स पर काम करता है। तो IORA को अगर हम ध्यान से देखें तो 6 पिलर पर काम करता है, यानी देशों के बीच में किन संबंधों को बढ़ावा देने पर फोकस करता है। तो पहला है आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने पर जोर देता है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, व्यापार और निवेश की प्रक्रिया को बढ़ावा देने पर जोर देता है। एकेडमिक एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन, अकादमिक और साइंस के संदर्भ में, विज्ञान के संदर्भ में
सहयोग को बढ़ावा देने पर बात करता है। साथ ही साथ जाहिर सी बात है, हिंद महासागर से लगने वाले क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर बाढ़, सुनामी, चक्रवात जैसी घटनाओं की उत्पत्ति होती रहती है प्राकृतिक तौर पर। तो इन घटनाओं से जो डिजास्टर है, जो आपदा है, उसको रिडक्ट करने में, उसके रिस्क को रिडक्ट करने में भी इनके आपस में संबंध होते हैं, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से संबंधित बातें होती हैं। फिशरीज मैनेजमेंट, जाहिर सी बात है, इन देशों के अंतर्गत व्यापार पर फिशरीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा, तो फिशरीज मैनेजमेंट एंड टूरिज्म को प्रमोशन देने से संबंधित पिलर्स रिलेटेड होते हैं यहाँ पर, जो कि IORA के अंतर्गत देखे जाते हैं। ठीक, इतनी बात। अब जरा भारत की रिलेवेंसी क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझ लें। IORA में भारत की रिलेवेंसी को देखें तो प्रमोशन ऑफ बायलैटरल रिलेशन, यानी द्विपक्षीय संबंधों को भारत अपने संदर्भ में बढ़ावा दे सकता है, जिससे उसको फायदा मिलेगा। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन को भारत इनहेंस कर सकता है, अन्य देशों से टेक्नोलॉजी को ले सकता है मैरीटाइम सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में, डिजास्टर रिस्क को रिडक्ट करने के कॉन्टेक्स्ट में, डिटेक्ट करने के कॉन्टेक्स्ट में, डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक रिलेशन को इनहेंस करने के साथ ही साथ प्रमोशन ऑफ मैरीटाइम एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने में क्या क्या कर सकता है, एक महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है, दे सकता है। अब चैलेंजेस क्या है, तो चैलेंजेस में एक तो सबसे बड़ा ओशन के अंतर्गत जो पायरेसी होती है, समुद्री डकैती, वो एक चैलेंजेस है। अवैध मछली व्यापार यहाँ पर एक बड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है। साथ ही साथ नशीले पदार्थों की तस्करी, यह भी एक महत्वपूर्ण चुनौती देखी जाती है IORA के अंतर्गत, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के अंतर्गत। तो ये न्यूज बड़ी महत्वपूर्ण थी, जो आपके एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है आपको। ठीक, अब जरा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो अगली न्यूज को देखने का प्रयास करते हैं। अगली न्यूज है आपकी ट्रैक डिप्लोमेसी। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के अंतर्गत ही भारत ने ट्रैक डिप्लोमेसी को प्रमोट करने की बात की है। तो ट्रैक डिप्लोमेसी क्या होता है, बायलैटरल रिलेशन को इनहेंस करने से संबंधित होती है ट्रैक डिप्लोमेसी, जो 4 प्रकार की होती है। ट्रैक 1, ट्रैक 1.5, ट्रैक 2, ट्रैक 3। ट्रैक 1 गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत होती है। ट्रैक 1.5 गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता ही है, साथ ही साथ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी इंक्लूड किया जाता है। ट्रैक 2 कंप्लीटली अनौपचारिक, यानी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट करते हैं बातचीत में। एंड ट्रैक 3 पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है। तो ये पूरी एक न्यूज थी IORA से संबंधित। ठीक, अब जरा अगली न्यूज की तरफ हम बढ़े जल्दी से। तो अगली न्यूज जो है वो है आपका पिच ब्लैक एक्सरसाइज। पिच ब्लैक एक्सरसाइज किस चीज से संबंधित है, तो एयर एक्सरसाइज से संबंधित है। किस देश के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और हर 2 साल पर इसको कंडक्ट किया जाता है, और भारत सहित 19 देशों ने पार्टिसिपेट किया है इस पिच ब्लैक एक्सरसाइज। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है पीटी के रिगार्डिंग, और आप लोगों को मेंस के आंसर राइटिंग में ये लिखने में काम आ सकता है कि पिच ब्लैक एक्सरसाइज क्वाड जैसे संगठन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को बेहतर करने में काम कर सकता है। अगली न्यूज को अगर हम ध्यान से देखें तो कफ सिरप पर एक गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई कि सामान्यतः जो कफ सिरप आप मेडिकल स्टोर पर जाकर किसी फार्मासिस्ट से खरीद सकते थे, अब वो प्रक्रिया नहीं हो सकती, यानी ओवर द काउंटर सेल जो हो रहा था कफ सिरप का, ओवर द काउंटर सेल को अब रोक दिया गया है, और इस पर गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि कफ सिरप को, यानी जो हमारा जो अधिनियम है कौन सा, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट 1940, तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट 1940 के अंतर्गत अगर हम ध्यान से देखें तो 3 शेड्यूल बनाए गए हैं, शेड्यूल के, शेड्यूल एच, शेड्यूल H1। के अंतर्गत किसी वैक्सीन, किसी मेडिसिन, किसी ड्रग को अगर शामिल किया जाता है, किसी कफ सिरप को रखा जाता है, इसका मतलब होता है कि आपको वह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो अभी तक कफ सिरप आसानी से उपलब्ध हो जा रहा था, जिसके चलते बहुत सारे राज्यों में मृत्यु के मामले को देखा गया, मौत के मामलों को देखा गया है। अब गवर्नमेंट के द्वारा के से उसको हटा दिया गया, और हटा के किस पर रख दिया गया, H। यानी अब आप कफ सिरप लेने जाओगे तो रजिस्टर्ड डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन यानी पर्ची के बिना आपको अवेलेबल नहीं होगा, कोई मेडिकल स्टोर वाला नहीं देगा। H1 में क्या होता है, तो H1 में होता है कि कफ सिरप बिक्री के लिए अवेलेबल है, बट फार्मासिस्ट जिसको बेचेगा, यानी जो पेशेंट होगा और जिस डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, उन दोनों का विस्तृत ब्यौरा, लिखित ब्यौरा दर्ज करेगा कौन, फार्मासिस्ट। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कफ सिरप को किस शेड्यूल से हटा दिया गया, तो के से हटा दिया गया, और किसमें शामिल कर दिया गया है, H में शामिल कर दिया गया है। आगे अगर हम बढ़े अगले न्यूज की तरफ, तो अगली न्यूज है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से संबंधित। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, तो ये विशिष्ट भौगोलिक पहचान को बताने वाला एक तरीका होता है, एक माध्यम होता है जो समूह आधारित पहचान को महत्व देता है। जीआई पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 के तहत इसको डिक्लेयर किया जाता है। तो शुरुआत हुई थी 2003 से, और भारत का पहला जीआई टैग कौन सा है, भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय।
टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो जीआई टैग का जो टाइम पीरियड होता है वो कितने सालों के लिए अवेलेबल होता है, तो 10 सालों के लिए। 10 साल के बाद इसको दोबारा से रिन्यू किया जा सकता है। क्लियर इतनी बात? दोबारा से रिन्यू किया जा सकता है। फिर बात आती है कि जीआई टैग प्रदान कौन करता है, तो जीआई टैग प्रदान करता है चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, जो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक, न्यूज में क्यों है, क्योंकि हाल में ही 3 राज्यों को, खासतौर से कौन कौन से, झारखंड, बिहार और आसाम के कुछ चीजों को जीआई टैग प्रदान किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो आसाम में, सॉरी, बिहार में आपका पत्थर कट्टी, पत्थर शिल्प, पीढ़िया पेंटिंग्स, बावन बूटी साड़ी को प्रदान किया गया। वहीं झारखंड में भगैया रेशम, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुचाई रेशम, मुंडा हस्तशिल्प, झारखंड बांस शिल्प को प्रदान किया गया है। और असम में असम ब्यू पेपा, जो भैंस के सींग से निर्मित होने वाले वाद्य यंत्र है, उसको प्रदान किया गया है। ठीक, आगे अगर हम बढ़े तो अगली न्यूज की तरफ, डेंगू वैक्सीन। डेंगू वैक्सीन न्यूज में क्यों है, क्योंकि ब्राजील के द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई है उसके चलते वहां पर बहुत सारी मौतों को देखने को मिल रहा है, और सेम उसी पैटर्न पर वैक्सीन बन रही है किसकी, भारत की। तो ब्राजील की वैक्सीन का नाम क्या है, ग्लूटेन 10 डीबी। ये आपको नाम याद रखना है पीटी के लिहाज से, ग्लूटेन 10 डीबी। डीबी बोले तो डेंगू वैक्सीन। वैसे भारत की वैक्सीन का नाम है डेंगू। और तो एक ये वेकअप कॉल है भारत के लिए कि भाई ध्यान रहे कि ब्राजील ने जो वैक्सीन बनाई उससे बहुत सारी वहां पर मौतें हो रही है, तो आपके यहाँ ऐसा ना हो कि कल को आप इस वैक्सीन को जब आप लाओ ग्राउंड लेवल पर तो आपको भी ऐसे किसी संकट का सामना करना पड़े। तो एक वेकअप कॉल की तरह है। डेंगू क्या है, वेक्टर ब्रॉन डिसीजेस है, यानी मक्खियों और मच्छरों के काटने से फैलता है। एंडीज मादा एनफ्लूएंजा जो होती है, मादा एनफ्लूएंजा उनके द्वारा इसको फैलाया जाता है, और जीनस फ्लेविवारिस इसका एक वाहक होता है। ठीक, अगली न्यूज की अगर हम बात करें तो अगली न्यूज है आपकी, टेलीग्राम को गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया है। अब टेलीग्राम को जो ब्लॉक किया है, तो आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत ब्लॉक किया है। उसके लिए 2 धाराओं का उपयोग किया गया है। एक धारा है 69A और एक धारा है 79। 2 धाराओं के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर है कि वह ग्राउंड्स और रीजन के बिहाफ पर ऐसे किसी भी डिजिटल ऐप को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, बैन कर सकती है, उनको मॉनिटर कर सकती है। ठीक, और अगली न्यूज की अगर हम बात करें तो अगली न्यूज आपकी अफसपा आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। हाल ही में गृह मंत्री ने एक डिक्लेरेशन किया है कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों से इस अफसपा को हटाया जाएगा बहुत जल्द। अफसपा क्या होता है, तो जब किसी एरिया में नागरिक प्रशासन फेल हो जाता है और हिंसात्मक गतिविधियां तेजी से होने लगती हैं, तो उसमें उस एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जाता है, और शांति बनाने के लिए वहां पर आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर दे दी जाती है। उसी को बोलते हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जाता है तो 3 मंथ तक वो बना रहता है। घोषित करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास है। उत्पत्ति इसकी 1958 में देखी गई है, और अस्तित्व की अगर हम बात करें तो इसका रिलेवेंस 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान देखा गया था। तो ये पूरे सप्ताह भर का एक न्यूज का रिकैप है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसकी नोट्स आपको चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।